Good morning, my dear students. First of all, I wish you all a very happy new year. एंड गाइस, अभी कम से कम 1000 टॉपिक्स है मेरे पास में जिस पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज मॉर्निंग से बहुत टेंशन हो रही है। 10th और 12th के एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं और अभी तक मैंने आप लोगों के लिए ऐसा कुछ खास किया नहीं है गाइस अभी स्टार्टिंग आज के इस वीडियो से कर रहा हूँ। और 10th और 12th के स्टूडेंट ये ध्यान दें कि आज का ये वीडियो अगर वो ध्यान से देखते हैं और उसको समझ लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में 5 मार्क्स आपके कोई भी नहीं डिडक्ट कर सकता है। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपके एग्जाम पेपर में जरूर इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अलावा गाइस, इस वीडियो के तुरंत बाद टेंस का एक सिंगल वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा टेंस सीखने को मिलेगा। इसके बाद वॉइस नरेशंस और एग्जाम के टाइम पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपलोड करता रहूंगा गाइस। सो गाइस, अब कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्टडीज पर ध्यान दूंगा और आप लोगों को ध्यान दिलवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये वीडियो मैं टॉपिक्स पर नहीं बना रहा हूं, मैं जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे ऑप्शंस पर बना रहा हूं। इस बात का ध्यान देना है और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। गाइस, पहला प्रीपोजिशन पेयर ले रहा हूं मैं यहां पर विद एंड बाय का। जैसे लिखा हुआ है विद एंड बाय, वैसे ही एग्जाम में ऑप्शन भी रहेगा। अब देख लेते हैं विद का यूज कहां पे करना है। तो गाइस, जब भी कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है तो उसको बताने के लिए हम विद का यूज करते हैं। मतलब ये है कि पूरे सेंटेंस में अगर कहीं पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे पेन, टाइपराइटर, बॉटल, एनीथिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख किया गया है तो वहां पर आप विद का यूज करेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई काम भले ही वो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया गया है लेकिन सेंटेंस में अगर वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताया गया है, डायरेक्टली एजेंट का नाम लिया गया है यानी कि सब्जेक्ट पर्सन के बारे में बताया गया है, तो वहां पर मैं बाय का यूज करूंगा। फिर से एक लाइन में बोलना चाहता हूं, अगर सेंटेंस में कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार के बारे में बताया गया है तो वहां पर विद का यूज करूंगा। और अगर औजार के बारे में नहीं किसी इंसान के बारे में बताया गया है तो मैं वहां पर बाय का यूज करूंगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मम्मी चाकू से सेव काटती है। चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है। मदर कट्स एप्पल विथ नाइफ। अगर मान लीजिए आपको इतना नहीं भी पता है तो सेंटेंस में नाइफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है। नाइफ देखकर आप यहां पर विथ का यूज कर सकते हैं। He wrote this letter with typewriter. This letter is written by महात्मा गांधी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख नहीं किया गया है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। This letter is written by महात्मा गांधी with Montex pen. यह पत्र महात्मा गांधी के द्वारा मोन्टेक्स पेन की सहायता से लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में विथ और बाय दोनों का यूज़ किया गया है। इंसान के सामने मैंने बाय का यूज़ किया है और इंस्ट्रूमेंट के सामने मैंने विथ का यूज़ किया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अगला प्रीपोजिशन पेयर ले रहा हूँ गाइस, इन और इनटू का। और अब देख लेते हैं पहले इन को। तो इन मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेस के बारे में बताया गया है, जिसमें कोई वर्ब नहीं लगी हुई है। आई एम इन बैंक, मैं बैंक में हूँ। इसमें सिर्फ प्लेस बताया गया है, पोजीशन बताया गया है। तो इन का मतलब आपको ध्यान रखना है ओनली पोजीशन। अब बात करते हैं हम इनटू की। तो इनटू का मतलब होता है एक्शन प्लस पोजीशन, यानी कि उसमें कोई काम भी होगा और जगह भी होगी। और काम का मतलब होता है कोई भी वर्ब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इनटू का यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस में अगर कोई वर्ब दी गई है तो समझ जाइए कि उसमें इनटू का ही यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मुझे बोलना है कि मेढक कुएं में है तो मैं बोलूँगा फ्रॉग इज़ इन द वेल। अब मुझे बोलना है कि मेढक कुएं में कूद गया तो मैं बोलूँगा फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। तो इसमें जो जम्प्ड है वो एक वर्ब है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इनटू का यूज़ करूँगा। तो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे सेंटेंस में कहीं पर अगर वर्ब दिख जाती है, वर्ब आप पहचान लेते हैं, तो वहाँ पर आपको इनटू लेना है। और अगर कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है सेंटेंस में तो वहाँ पर आपको इन का यूज़ करना है। और यही कॉन्सेप्ट आपको ऑन और ऑन टू के लिए भी यूज़ करना होगा। गाइस, अगला प्रीपोजिशन पेयर है बिटवीन एंड अमंग। और दोनों का ही मतलब होता है बीच में, के बीच में। तो ध्यान रखना है कि बिटवीन मतलब होता है के बीच में, लेकिन दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में।
मतलब किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, राम एंड श्याम के बीच में, रीवा और सतना के बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में, मतलब दो चीज़ों के बीच में। और अमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, जैसे स्टूडेंट्स के बीच में, भीड़ के बीच में, राम श्याम और घनश्याम के बीच में, मतलब दो से ज़्यादा के बीच में। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब जैसे कि यह मिठाई राम और श्याम के बीच में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब दो लोगों के बीच में। और अगर यही बोलना है कि यह मिठाई क्लास में बांट दो, मतलब सभी बच्चों को बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग स्टूडेंट्स। रामपुर रीवा और सतना के बीच आता है, रामपुर कम्स बिटवीन रीवा एंड सतना। तो यहाँ पर दो प्लेस रीवा और सतना के बीच। अब जैसे मैं भीड़ में खो गया, तो भीड़ में तो काफ़ी लोग होते हैं, तो आई लॉस्ट अमंग क्राउड। सो गाइस, आई होप आपको बिटवीन और अमंग के बीच में डिफरेंस पता चल गया है। बिटवीन मतलब कि दो लोगों की, दो चीज़ों के बीच में, और अमंग मतलब दो से ज़्यादा के बीच में। एंड गाइस, हमारा अगला प्रीपोजिशन पेयर है सिंस और फॉर। तो आपको बता दूं, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को बताता है। यानी कि सेंटेंस में अगर लिखा हो 1947, तो मैं लिखूंगा सिंस 1947। सोमवार से, सिंस मंडे, 10:30 बजे से, सिंस 10:30, बचपन से, सिंस माय चाइल्डहुड। उसी तरह से जो फॉर होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, अवधि बताता है वो समय की। 10 साल, 5 साल, 3 घंटे, 4 हफ्ते। अब ये कौन से 10 साल, कौन से 10 घंटे, कोई भी नहीं जानता है। मतलब सेंटेंस पढ़ के आपको क्लू नहीं पता चल पाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि ये कब की बात की जा रही है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का। जैसे 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स, 10 दिनों से फॉर 10 डेज, 50 सालों से फॉर 50 ईयर्स। अब ये कौन से 50 साल हैं, किसी को नहीं पता है। सो गाइस, सिंस और फॉर का यूज़ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। गाइस, हमारा अगला प्रीपोजिशन पेयर है ऑफ एंड ऑफ, ओ डबल एफ एंड ओ एफ। तो गाइस, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है से, मतलब कि ये परमानेंट सेपरेशन को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति परमानेंट जुदा होता है, किसी चीज़ से अलग होता है, जैसे पेड़ से फल का अलग होना, इंसान के शरीर से उसकी आत्मा का अलग होना, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है से। और इसका दूसरा मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए भी हम ओ डबल एफ का ही यूज़ करते हैं। और वहीं पर ओ एफ ऑफ का मतलब होता है का, की, के। तो जैसे कि मैथ की किताब, तो बुक ऑफ मैथमेटिक्स। मोहन का भाई, ब्रदर ऑफ मोहन। तो का, की, के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, समझते हैं ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ हम कैसे करते हैं। गाइस, फिर से बता दूं, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है से, और जो कि बताता है परमानेंट सेपरेशन, यानी कि कोई भी चीज़ परमानेंट किसी से अलग हो जाती। अब जैसे आम पेड़ से गिरा, तो मैंगो फेल ऑफ द ट्री। वह ट्रेन से गिर गया, ही फेल ऑफ द ट्रेन। इसके अलावा गाइस, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, तो वहाँ पर हम ओ डबल एफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह मलेरिया से मर गया, तो ही डाइड ऑफ, ओ डबल एफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया। एंड गाइस, आई होप ये टॉपिक आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा, और जल्द ही ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में आप सभी के साथ में हाजिर होऊंगा। एंड बी रेडी फॉर टेंस, वॉइस एंड नरेशंस, unseen passage, story writing and error omission. Thank you so much guys, and don't forget to subscribe, like and comment. Thank you so much.